Hello, good morning everyone. So we can start this topic electrostatic. That means स्थिर विद्युत. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो अगर हम हिंदी में इसका डिफाइन करें तो हिंदी में बोलते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम चार्ज और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. अब अगर हम देखें इस वर्ड को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक. इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज. ठीक है. स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी. अगर इसको समझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा है जिसमें क्या करते हैं, चार्ज मतलब आवेश. ठीक है. स्टेशनरी मतलब बोल सकते हैं कि स्थिर. ठीक है. स्थिर अवस्था में रहता है. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, स्टेशनरी होता है या क्या रहता है, रेस्ट पोजीशन पे रहता है. ठीक है. तो आवेश किस स्थिति में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है. तो हम उस स्टडी को, जब आवेश का क्या होता है, स्थिर होता है, उस अवस्था में हम उसकी प्रॉपर्टी का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत. अगर हमारा चार्ज जो है, मान लो, ठीक है, अगर आगे बढ़े हम, इसी में ले लेते हैं. मान लो हमारा चार्ज या जो आवेश है, चार्ज और हमारा जो आवेश है वो दो पोजीशन पे रह सकता है. फर्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है, जब हमारा चार्ज क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा. ठीक है. क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा. तो इसको इस कंडीशन में क्या होता है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस ईएफ जनरेट करते हैं. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या करता है, जनरेट करता है. इसी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, विद्युत क्षेत्र. विद्युत क्षेत्र क्या करता है, जनरेट करता है. जब चार्ज क्या है, स्थिर अवस्था में होता है, तब वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है. इसी प्रकार जब क्या करता है, हमारा चार्ज जो है वो मोशन करता है. मोशन करता है मतलब गतिशील होता है. ठीक है. मोशन करता है तो इसमें दो केस होता है. दो केस होता है मतलब इसमें क्या है, जब हमारा ए का वैल्यू जो है वो जीरो होता है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन या त्वरण, त्वरण जो है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है. मतलब हमारा जो वेलोसिटी है या वेग है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा एक निश्चित डिस्टेंस तक, अगर चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मध्य क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो उसका जो स्पीड होगा, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है, तो उसका स्पीड इन दोनों पॉइंट के मध्य इतना ही होगा. उसको बोलेंगे कांस्टेंट मोशन. ठीक है. उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, नियत होगा. इस कंडीशन में चार्ज जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. क्या क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र. इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र. ठीक है. सेकेंड केस में क्या होता है, जब a नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब इसका मोशन क्या होता है, जब कांस्टेंट नहीं होता है. मान लो ये जो चार्ज है यहां से यहां तक जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से. यहां से मान लो ये इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है.
तो इसमें क्या हो रहा है, जो चार्ज है, जो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ से यहाँ हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ 40 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, या वेग जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो चार्ज है जब मोशन करता है और a नॉट इक्वल टू 0 होता है और v जो है वो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दैट मींस उसका स्पीड जो दो बिंदुओं के मध्य जो रहता है या दो पॉइंट के मध्य जो उसका चार्ज का स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इस कंडीशन में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ ही एक ईएम वेव भी जनरेट करता है। क्या क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव। क्या करता है, ईएम वेव, ईएम वेव वेव जनरेट करता है। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जनरेट करता है। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में जब भी कुछ चीज पूछा जाता है, ये जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस से इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी चीजों को पूछ दिया जाता है कि जब हमारा चार्ज जो है वो स्थिर अवस्था में है तो क्या क्षेत्र या कौन सा फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे हमको वो कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि जब चार्ज हमारा जो है वो मोशन कर रहा है और उसका जो एक्सीलरेशन है या त्वरण जो है वो इक्वल टू 0 है तो क्या क्या जनरेट कर सकता है। तो हम बताएंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो फील्ड जनरेट कर सकता है। इसी प्रकार पूछ दिया कि ए नॉट इक्वल टू 0 है तब क्या क्या जनरेट करेगा, तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है और साथ साथ उसके साथ क्या करता है, ईएम वेव भी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये कैसे जनरेट करता है, क्यों जनरेट करता है, कब जनरेट करता है, ये सारी चीजों को हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे जब आगे की क्लास होगी तब। ठीक है, इतना क्लियर। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, चार्ज हो गया। ठीक है, चार्ज को देख लिए तो किस प्रकार से करता है, स्थिर होता है और मोशन करता है तो क्या क्या जनरेट करता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम एक यूनिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिक तरीके से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा उसमें कुछ अलग चीज देखे हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं एटम्स। ठीक है, एक एटम्स ले लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं एटम्स को, परमाणु। ठीक है, जी सर। जिस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट या मैटर जो होती है वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, एटम से कोई भी पदार्थ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सारी चीजें जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। जिस प्रकार से हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना होती है, सेल से बना होता है। या इसको बोल सकते हैं कि मेटल जो है वो एटम्स जो है वो मेटल्स का एक फंडामेंटल पार्टिकल है उस समय के लिए, है ना। हम आगे और स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इससे और खोज भी तो इसके ये फंडामेंटल पार्टिकल ना हो के और इसके अंदर भी और भी पार्टिकल निकले। ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारा बॉडी जो होता है सेल से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से जो मेटल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। अब इसमें रिसर्च हुआ तो इसको बताया गया कि एटम्स जो है वो एटम्स भी मूलभूत कण होते हैं, एटम्स भी कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होता है या कुछ तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड का खोज क्या हुआ, सेकंड हम देखते हैं प्रोटॉन, थर्ड जो है वो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं ई से या ई माइनस से। ठीक है, प्रोटॉन को इंडिकेट करते हैं पी से और न्यूट्रॉन को इंडिकेट करते हैं एन से। ठीक है, इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्जेस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, इतना इसका चार्ज होता है।
अब आगे चलते हैं, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg। ठीक है, इस प्रकार से होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम चलते हैं, अगर मास ऑफ प्रोटॉन देखे या चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब चार्ज प्रोटॉन पर चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन देखे तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.623 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, इतना होता है मास ऑफ प्रोटॉन। आगे अगर हम बढ़े तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो सेम होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आगे अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की टर्म में देखें, अगर मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखें तो वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल टू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में 1836 एम। अगर इसको हम सुविधाजनक पूर्ण के रूप में देखा जाए या सुविधा के रूप में अगर लिखा जाए, इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1800 एमई लिख सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल बेनिफिट्स। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको हम 1800 ले सकते हैं, 1800 एमई ले सकते हैं। इसको याद रखना जरूरी है। अब जानते हैं कि इसका खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में जब लेक्चर होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था उसको आप चैट बॉक्स में बताएंगे कि किसने किया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो चार्ज में जाते हैं, तो चार्ज की टाइप देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कूलम्ब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कूलम्ब्स एक्सपेरिमेंट। कूलम्ब्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने बताया, कूलम्ब्स एक्सपेरिमेंट में बताया गया, सबसे पहले ये बेस लिए न्यूटन्स के लॉ को बेस लिया और एक्सपेरिमेंट किया। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो इस रूल के थ्रू कहा गया कि न्यूटन्स जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया या उसका जो कथन है कहता है कि अगर हमारे पास दो मेसी ऑब्जेक्ट है, मतलब दो भारी द्रव्यमान वाला पिंड है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमारा क्या है, सन है और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, सन है और ये अर्थ है, तो दोनों मेसी ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान जो है बहुत ज्यादा होता है। इसके मध्य जो फोर्स लगता है वो मान लो ये हमारा बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये F1 फोर्स होगा और ये F2 फोर्स होगा। तो न्यूटन ने कहा कि दो मेसी ऑब्जेक्ट के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है, दो मेसी ऑब्जेक्ट के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो सन का मास है m1 और अर्थ का मास है m2, तो उन्होंने बताया कि दो मेसी ऑब्जेक्ट के मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ सन इनटू
मास ऑफ अर्थ, या दो मेसी ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि जब दो मेसी ऑब्जेक्ट है m1 और m2, दोनों का मान लो सेपरेशन डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उन्होंने कहा कि जो F होगा या फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब दोनों की मध्य की दूरी के स्क्वायर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है। इस प्रकार से न्यूटन्स ने कहा। अगर इन दोनों को हम मिलाकर सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। इसको हम गुरुत्वीय नितांक बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुरुत्वीय नितांक। ठीक है, गुरुत्वीय नितांक। इसको बेसिस लेके कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। मान लो अब क्या करते हैं, हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का जो फोर्स है, हम निकाले F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2। हमारा ये इस फॉर्मूला को हम लोग ले लेते हैं रेफरेंस फॉर्मूला। इसी को क्या किया? रेफरेंस वैल्यू ले लिया। ठीक है, रेफरेंस फॉर्मूला। कूलम्ब ने क्या किया, इसको एक रेफरेंस फॉर्मूला ले लिया और एक्सपेरिमेंट किया चार्जेस पे। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या किया था, कूलम्ब साहब ने क्या किया था, न्यूटन के फॉर्मूला को बेस लेके चला। ठीक है। तो उन्होंने चार्जेस का या आवेशों का सेट बनाया, तीन सेट बनाया। उसमें सबसे पहले सेट बनाया, तो हम फर्स्ट सेट ले लेते हैं। सेट फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों को पेयर किया गया। किसके साथ पेयरिंग किया गया? न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ पेयरिंग किया गया। अब क्या किया गया, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी का कुछ न कुछ मासेस होता है। इन सभी का कुछ न कुछ मासेस होता है। ठीक है। काट लेंगे ना उसका। क्या है एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, हाई नॉलेज है भाई।